वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया के अंदर यूपीआई को लेकर के एक बहुत ज्यादा चर्चा है और सिर्फ सिर्फ भारत के ही अंदर नहीं, पूरी दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो लगातार यूपीआई पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जरूर आपके मन में आना चाहिए, वो ये है कि भारत के पास जो यूपीआई है उस ऐसा ही तो चाइना के पास में सीआईपीएस भी है, उसकी चर्चा दुनिया में क्यों नहीं है? देखो, सवाल आना चाहिए दिमाग के अंदर। लेकिन कारण क्या है कि यूपीआई को लेकर के दुनिया इतनी ऑब्सेसिव क्यों है? आज आपको इसी के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कारण क्या है कि भाई यूपीआई और जो सीआईपीएस है दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और वो क्यों नहीं कर पाया। देखिए, मैं जब किसी वीडियो में बोलता हूं कि भाई देखिए चाइना जो है वो कार्बन कॉपी है वेस्ट की, तो मेरे कुछ बंधु जो है वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए चाइना तो 400 साल आगे है, कुछ कहते हैं कि 1000 साल आगे है, लेकिन असलियत में वो चाइना कभी गए नहीं। चाइना पर उनकी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन दावा वो बहुत ज्यादा करते हैं। हो सकता है कि चाइना प्रेम भी है और चाइना की जो मीडिया भारत के अंदर है उसके द्वारा एक परसेप्शन जो बनाया जाता है उसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज हम ये बताएंगे कि आज जो यूपीआई जो कर पाया है वो चाइना का सीआईपीएस नहीं कर पाया, और चाइना का जो सीआईपीएस उसकी चर्चा दुनिया में नहीं होती क्योंकि दुनिया जानती है कि वो कॉपी है वेस्ट की। और आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वेस्ट के द्वारा जो पिछले 50 से 60 वर्षों में किया गया, भारत के द्वारा वो 10 वर्षों में उसको चकनाचूर कर दिया गया है। कारण क्या है? ये इतनी बड़ी जो जंप है वो कैसे संभव हो पाई? आइए देखते हैं क्या है। देखिए, भारत का जो यूपीआई है, डिजिटल भुगतान क्रांति जो है, आप जानते हैं कि 2014 के बाद में सारा जो कार्य है वो शुरू होता है। यानी कि आधार के द्वारा पहले लगभग भारत के जो लोग हैं उनको एक पहचान दी जाती है। लगभग 140 करोड़ जो लोग हैं उनके जो बायोमेट्रिक्स हैं उनको एकत्रित किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, फिर जनधन अकाउंट्स जो हैं वो उनके ओपन कराए जाते हैं। याद रखना, ये जो जनधन अकाउंट थे ये ऐसे थे कि उनमें कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा जा सकता था। यानी कि पहले क्या था कि अगर आपको अकाउंट खोलना है तो चुनौती पहली ये होती थी कि भाई हमारे पास में जो लोग थे उनके पास में अपने आप को वेरीफाई करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो पहला डॉक्यूमेंट्स क्या बना दिया भाई? बायोमेट्रिक्स बना दिया, आधार बना दिया। फिर उस आधार के आधार पर ही क्या करा? जनधन अकाउंट्स खुलवा दिए। अब गरीब लोग थे तो भाई जनधन अकाउंट्स में क्या मेंटेन करना है? कुछ नहीं, जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुल गया। अब तीसरा जो चरण है वो आता है यूपीआई। यानी कि अकाउंट तो खुल गया, आपका अकाउंट खुल गया, लेकिन आपको क्या पासबुक लेकर के जाना है या प्लास्टिक कार्ड लेकर के जाना है क्या? भाई उसके लिए तो एक अलग कॉस्ट लगती, लेकिन नहीं, अब आपको क्या करना है कि एक ऐप जो है वो डेवलप की गई, एक सड़क बनाई गई और उस सड़क पर जो है लोगों को छोड़ा गया है। और ये जो सड़क है इसके अंदर जितनी भी कार है, मैं आपको तुलना करके बताऊंगा कि ये जो यूपीआई है ये एक सड़क की तरह का है और इस पर कितनी भी कार चला सकते हो। यानी कि कोई भी बैंक हो, किसी भी तरीका की ऐप हो, वो आसानी से इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं यूपीआई के साथ में। आज हम इसमें ये देखने वाले हैं कि भाई यूपीआई जो है वो एक प्रोटोकॉल है और इसके जो है एक तरीका से एक सड़क इसकी तरीका से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई भी जो ऐप है वो इसके साथ में कॉम्पिटेबल हो पाती है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। भारत को जो है कैश आधारित अर्थव्यवस्था 2014 से पहले आपने देखी होगी, लेकिन उसके बाद में बदल जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा आंकड़ा आपको बताऊं, अब दुनिया में यह चर्चा हो चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर, खासकर वेस्ट के अंदर, कि जो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जो थे उनकी अपना एक मालिकाना हक था, यानी कि अपना एक हेजीमनी थी और उसके लिए वो एक मोटा पैसा 2 से 3% का जो है वो शुल्क लगाते थे। अब सोचिए कि यूपीआई जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि मर्चेंट फीस जीरो है, यूपीआई की मर्चेंट फीस जीरो है। अच्छा, एक मजे की और बात बताऊं, ये जो वीजा कार्ड है या एप्पल पे है और ये जो है इनके द्वारा कितना कराया गया है, यानी कि जितना भी पेमेंट पूरी साल के अंदर किया गया वो था लगभग 230 बिलियन डॉलर। कितना था? 230 बिलियन डॉलर। अब आपको बताऊं, भारत का जो यूपीआई है मोर देन 100 बिलियन डॉलर जो है इसके द्वारा ट्रांजैक्शन किए गए। कितने? 100 बिलियन का जो ट्रांजैक्शन है ये इसके द्वारा किए गए। तो अब सोचिए कि पूरी दुनिया में जो हेजीमनी रखते थे उनके द्वारा 230, तो लगभग 50% तो यूपीआई के द्वारा। अच्छा, 2030 तक बताया जा रहा है कि यूपीआई के द्वारा जो ट्रांजैक्शन होंगे वो लगभग $1 ट्रिलियन होने वाला है। कितना? $1 ट्रिलियन जो है ये हो जाने वाला है। ऐसा पूरी दुनिया जो है उनके पास आंकड़े भी हैं और वो इस पर डिबेट कर रहे हैं। अब देखिए, हम थोड़ा आगे बढ़े, इससे पहले आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। देखिए, एक बंद ऐप जैसे कि पेपाल और एक प्रोटोकॉल जैसे कि यूपीआई के बीच सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक अंतर क्या है? पहला देखिए, ऐप केवल स्मार्टफोन पर काम करती है जबकि प्रोटोकॉल फीचर फोन पर भी काम करता है। दूसरा देखना, ऐप एक वॉलेट गार्डन है जो कि उसी प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं तक सीमित है, जबकि प्रोटोकॉल एक सड़क है जो किसी भी बैंक को किसी
भी ऐप से जो है जोड़ता है। आंसर मैंने बता दिया है। तीसरा देखिए, प्रोटोकॉल का विदेशी सर्वर की आवश्यकता होती है जबकि ऐप स्थानीय रूप से डेटा स्टोर करता है। और तीसरा चौथा देखिए, ऐप सरकारी स्वामित्व में होते हैं और प्रोटोकॉल निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अगर आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, यूपीआई को वीजा और मास्टर कार्ड के टोल बूथ मॉडल के लिए एक अस्तित्वगत खतरा यानी कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? पहले विकल्प देखना, क्योंकि यूपीआई प्लास्टिक कार्ड बनाने की लागत को कम कर देता है। दूसरा देखना, क्योंकि यूपीआई मौजूदा कार्ड नेटवर्क के ऊपर काम करते हुए बेहतर कैशबैक देता है। तीसरा, क्योंकि यूपीआई मौजूदा सिस्टम के भीतर प्रतिस्पर्धा नहीं करता बल्कि एक शून्य लागत यानी कि जीरो मार्जिनल कॉस्ट वाला सीधा बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन का विकल्प देता है जो 60 साल पुराने बिचौलिया मॉडल को जो है अप्रासंगिक बना देता है। चौथा देखना, क्योंकि यूपीआई केवल भारत के भीतर विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। आप देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्रांति जो है ये आती है और भारत के देखिए इसके द्वारा 100 अरब लेन देन जो है वो होते हैं। पश्चिमी दुनिया का पेपाल पेमेंट जो है मात्र 6 बिलियन का, और अगर इन तीनों को मिला भी लिया जाए यानी कि एप्पल पे, पेपाल जो भी इसका है, और एक मास्टर कार्ड और वीजा, इन सबको मिला लिया जाए तो ये लगभग 230 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं, जबकि इनका 50% मात्र यूपीआई कर देता है। लगभग कितना? 100 बिलियन डॉलर का। कितना? 100 बिलियन डॉलर का। तो देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आने वाले समय में ये तो नीचे जाएंगे। इनके द्वारा मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक अलग तरीका का जो जाल है वो बुना गया और इनके द्वारा जो है 5 से 6% का जो है वो ट्रांजेक्शनल जो चार्ज है वो भी वसूला जाता था जो मर्चेंट्स वगैरह के द्वारा। लेकिन भारत में क्या आ गया? अब मशीन की जरूरत, क्यूआर कोड फ्री में, सब मामला फ्री में चल रहा है। देखिए 2025 में भारत में यूपीआई ने 100 बिलियन लेन देन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जबकि ये पेपाल से 17 गुना ज्यादा है। देखिए यह केवल एक ऐप नहीं है, यह एक मानव इतिहास का सबसे समावेशी और स्केलेबल वाला जो है बुनियादी ढांचा है। देखिए भारत का जो यूपीआई है वो क्या है? एक रोड है, रोड यानी कि रोड है, और जो ऐप है वो क्या है? गाड़ी है, गाड़ी जो उन पर चलती है। तो ये वो रोड है यूपीआई जिस पर कोई भी गाड़ी चल सकती है, ट्रक भी चल सकता है, छोटी गाड़ी भी, टू व्हीलर भी। इसका मतलब है कि कोई भी ऐप जो है आसानी से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक तरीका से आप इसे ऐसा सोचिए जैसे ये एपीआई है, एपीआई जानते हैं ना? तो एपीआई और सोर्स कोड में आगे बताऊंगा वैसे इसमें आपको। देखिए 2010 का दृश्य क्या था? 2010 में क्या था? लगभग 600 मिलियन लोग जो थे वो भारतीय पूरी तरीका से बाहर थे, यानी कि फॉर्मल इकोनॉमी से बिल्कुल बाहर थे ये लोग, पता ही नहीं था। इनको बोलते थे घोस्ट यानी कि भूत, यानी कि दिखते नहीं थे। कारण था कि इनके पास में अपने बायोमेट्रिक्स नहीं थे, इनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, किसी तरीका के कागज नहीं थे। तो फिर भाई ये बैंक में तो अकाउंट खोल नहीं पाएंगे। इससे क्या होता है? इससे बिचौलिए जो है उनकी संख्या बढ़ती है, इनके द्वारा लोगों का शोषण होता है, क्योंकि वो जाएंगे साहा से पैसा लेंगे और साहा इनसे क्या करेगा? फिर पैसे वसूलता रहेगा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो देखिए इससे बचे क्योंकि अकाउंट खुले। अब ये जो लोग हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। देखेंगे आज में कई बैंक खाता नहीं, कोई बचत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास किसी तरीका के कोई प्रूफ नहीं थे। पूर्ण नगद लेन देन का अर्थ था कि कर प्रणाली, क्रेडिट बाजार, बीमा कंपनियों के लिए ये लोग जो है वो इनविजिबल थे। क्यों? डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे इनके पास में, कोई अकाउंट नहीं थे, तो कैसे इनको जोड़ पाते फॉर्मल इकोनॉमी से? बिना डेटा और बिना क्रेडिट इतिहास के वे औपचारिक अर्थव्यवस्था का जो है हिस्सा बन ही नहीं पाए। अब आगे देखेंगे इसके अंदर। देखिए 2008 में 400 मिलियन भारतीयों के पास जन्म प्रमाण पत्र या सरकारी पहचान नहीं थी। तो मुझे बताइए कि जब इनके पास में ये पहचान नहीं थी तो ये बैंक अकाउंट कैसे खोलते? ये फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बनते? बिना पहचान के कोई बैंक खाता नहीं था। अच्छा, बैंक खाता खोलते तो आप जानते हैं कि एक मैंडेटोरी मनी जो है वो उसके अंदर रखनी होती थी, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए बैंकों के पास में पैसा रखना होता है ताकि वो आपके अकाउंट को मेंटेन कर सकें। लेकिन जब ये जनधन अकाउंट खुले तो उसमें जीरो बैलेंस से खोलने शुरू हुए, यानी कि कोई मनी उसके अंदर नहीं रखनी थी। अब आइए, आधार 5 वर्ष में 140 करोड़ लोगों का जो है बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट्स और आइरिस के जो प्रिंट्स है वो लिए गए और इनका जो एनरोलमेंट है उसके अंदर शामिल किया गया। अब ये कार्य किसने किया था? आप जानते होंगे, यूएआईडीआई नाम की एक एजेंसी बनाई गई थी, उसके द्वारा ये कार्य किया गया। और याद रखना, ये कार्य जो इसने मात्र 5 से 6 वर्षों में किया, ये कार्य अमेरिका के द्वारा मिलकर के पिछले 75 वर्ष में नहीं किया गया। यानी कि अमेरिका के द्वारा जो जाल बुना गया था, कार्ड खरीदिए, मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो लाई गई थी, शून्य न्यूनतम बैलेंस पर जो है वो क्या खुलाए गए? अकाउंट खोले गए। परिणाम क्या हुआ? मात्र 2 वर्ष में 250 मिलियन नए बैंक अकाउंट खोले गए। नगद अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों को अब जीवन जो है वो पहली बार जो है औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंदर आ चुके हैं। और आज स्थिति ये है
कि 2 रुपए की टॉफी खरीद करके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं। सोचिए आज जो लोग ये कहते हैं ना कि बीजेपी ने क्या किया है, मोदी ने क्या किया है, भाई ऐसा देखिए एक बार, कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे उस समय पे आप जानते होंगे चिदम्बरम साहब, वो हंस रहे थे कि भाई ये कैसे पॉसिबल होगा। सोचिए क्या विजन रहा होगा इन लोगों का कि जिन्होंने ये पहले लगा लिया कि 2 रुपए भी आप जो है पेमेंट करोगे। और यहां तक कि आप सोचिए आज भिखारी भी जो है क्यूआर कोड लेकर के घूम रहे हैं कि अगर नगद नहीं है तो फिर पेमेंट मुझे क्यूआर कोड से कर दीजिए। अगर चिदम्बरम में आप सुन रहे होंगे इस वीडियो को तो आप सोचिए कि वो क्या सोचेंगे कि भाई भिखारी भी क्यूआर कोड रखेगा। क्यों? क्योंकि मर्चेंट किसी भी तरीका का कोई चार्ज लेता ही नहीं है। तो सोचिए इस बात को, यूपीआई प्रोटोकॉल कार नहीं बल्कि सड़क का निर्माण है। यानी कि आप सोचिए कि ये यूपीआई जो है वो क्या है, एक इंटरफेस है। इसका मतलब है वो रोड की तरह है, इस पर किसी भी तरीका की गाड़ी चला लीजिए, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए वीजा से, मास्टर कार्ड से, पेपाल से। अब देखिए इस पर आराम से जो है एक ओपन स्टैंडर्ड जो है वो बन चुका है। ऐप एक कार है जो कि प्रोटोकॉल को ही क्या करती है, पालन करती है। तो कार तो रोड पे चलेगी, तो कितनी भी ऐप बना लीजिए, सबके सब कनेक्ट हो जाएंगे यूपीआई से आकर के। यूपीआई रूपी सड़क पर कोई भी बैंक जुड़ सकता है, कोई भी ऐप जो है वो जुड़ सकती है, मर्चेंट जो है इसे स्वीकार कर सकता है आसानी से। भाई रोड गाड़ी आप निकाल कर लाइए, घर में खड़ी करोगे क्या? नहीं, आप बनाओगे किस पर चलाओगे, रोड पर। तो आप जब कोई भी फाइनेंशियल ऐप डेवलप करोगे तो कहां जोड़ोगे उसको, जाकर के यूपीआई से जोड़ोगे। तो देखो यूपीआई वही एक सोर्स कोड है, यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बैंक या ऐप के परिवार के बिना जो है तुरंत काम जो है करना शुरू करता है। शुल्क का चमत्कार, जीरो फ्री मर्चेंट, जैसा मैंने बताया कि जीरो लागत लगती है। जबकि आप जाओगे मास्टर कार्ड और इन पर तो ये 1.5 से लेकर के 3.5% का जो चार्ज है वो लगाते हैं। यूपीआई जो है उसको जीरो, यानी कि जो भी यूज कर रहे हैं उनको कोई भी यूज जो है चार्ज नहीं देना है। इस मुनाफे कमाने के लिए नहीं बल्कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए ही और एक फ्रिक्शनलेस जो है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। ये अपने आप में चाइना का जो सीआईपीएस है उससे ज्यादा बेहतर है, पूरी दुनिया इसकी चर्चा करती है। सीआईपीएस क्या है? वो अमेरिका की कॉपी है, जीरोक्स है। आइए देखते हैं। मैंने जो बताया कि वेस्ट के द्वारा जो 70 साल में डेवलप किया गया, पहले क्या बनाए गए, कैश चलता था, फिर उनको चेक में लाया गया, फिर उसका प्लास्टिक कार्ड बनाए गए, फिर उसको बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग से जोड़ा गया। अब जाकर के उन्होंने क्या करा, मोबाइल आधारित क्यूआर कोड वगैरह। भारत ने क्या करा, भारत सीधा कैश था और एकदम क्यूआर कोड। यानी कि अभी जो पश्चिम के देश है वो क्यूआर कोड के विषय में सोच रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए भारत ने एक जंप लगाई और सीधा ये सब बाईपास कर दिया। ये सब चेक, कैश कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग सब खत्म, सीधा क्यूआर कोड। जाइए क्यूआर कोड पर स्कैन कीजिए और 1 रुपया पे कर दीजिए। भारत ने पश्चिम मॉडल की नकल नहीं की। और मैं हमेशा कहता हूं कि भारत ने जो भी किया है वो स्क्रैच लेवल से किया है। इसीलिए जब मेरे बंधु कहते हैं कि हम चाइना हमसे इतना आ गए हैं तो ये भूल जाते हैं कि चाइना प्रिंट कॉपी है। देखो मेरे पास एक ओरिजिनल कॉपी है, उसका प्रिंट मैं अभी निकाल देता हूं, 2 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन आपको उसे हाथ से डिजाइन करना पड़े, कितना टाइम लगेगा। तो बस वही अंतर है। और भारत के अंदर देखो टाइम तो वो भी लगेगा, एक डेमोक्रेसी भी है। अगर आपको बोलने की आजादी भी चाहिए और चाइना से तेज गति भी चाहिए, सब पॉजिटिव चाहिए, तो कोई अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, नहीं होता। क्लियर? देखिए आगे माइक्रो इंपैक्ट जो है राजस्थान की कुमला की कहानी जो है दिखाई गई है। इसमें एक छोटा सा जो है एक केस स्टडी है कि कुमला देवी जो है वो दुकान करती हैं। मात्र गांव के अंदर 400 लोग हैं। 400 लोग जो है वो इनके दुकान पर आते हैं और सामान खरीदते हैं इनसे, और 10 रुपए 5 रुपए जो है सामान खरीद करके ये कहती हैं कि देखिए भाई इस पर जो है क्यूआर पर कर दीजिए। वो व्यक्ति क्यूआर से पेमेंट कर देता है और इनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। सोचिए आज ये स्थिति है। लेकिन इनको कोई पीओएस मशीन नहीं रखनी, भारी भरकम कोई इन्वेस्ट नहीं करना पेमेंट लेने के लिए। शुरू में था ये स्थिति, लेकिन आप देखिए बिल्कुल एक पेपर पर जो है प्रिंट करके लगा दिया, जीरो कॉस्ट करिए, अब कोई नहीं चाहिए। ग्राहक जो है स्कैन करते हैं और भुगतान करके तुरंत चल देते हैं। महीने के अंत में यही लेन देन इतिहास जो है उनका जो पूरी हिस्ट्री बनती है, जिससे उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो हो जाता है इन्हीं कमला देवी का। और फिर बैंक कहता है कि देखिए आपका जो सिविल स्कोर है वो इतना है, आप लोन ले लीजिए। तो इनको आसानी से लोन मिल जाता। पहले क्या है, पहले बैंक में जाते थे, पहले तो बैंक अकाउंट नहीं होते थे। बैंक अकाउंट में जा खुल भी गया किसी तरीका से जाते थे तो वो कहते थे कि भाई कोलेटरल क्या रखोगे, हमारे यहाँ पर गिरवी क्या रखोगे। तो पहले वो गिरवी रखना पड़ता था और उसके बाद में कि कोई रिस्क ज्यादा होता था, इसलिए बैंक जो है वो ज्यादा ब्याज वसूलते थे। लेकिन आज क्या है,
देखिए इनका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा है, बैंक इनको सस्ते दामों पर पैसा दे रहे हैं। इनका जो बिजनेस है, आज एक कच्ची दुकान में है, कल इनका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, और यही जो इकोनॉमी का जो चक्र है वो चलेगा। ये केस स्टडी तो यही दिखाती है। आगे देखना इसको, और देखिए 60 मिलियन सूक्ष्म व्यवसायी जो थे पहले अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में जो आते थे, आज वो औपचारिक हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि जो पहले एक तरीका से इनविजिबल थे, आज वो विजिबल हो चुके हैं। आज वो लोग जो है टैक्स स्लेम के अंदर भी आ रहे हैं, आज वो टैक्स पेयर भी बनेंगे। वो आज क्रेडिट वर्दी भी बन चुके हैं। आज बैंक कहते हैं कि देखिए आप जो है क्रेडिट ले सकते हैं, ब्याज के लिए खुद बैंक फोन कर रहा है कि देखिए आपका जो सिविल स्कोर है वो ज्यादा है, आपके ऊपर जो है 2 लाख का, 50,000 का, 4 लाख का जो लोन है वो सैंक्शन है, आप जाइए ले लीजिए उसको जाकर के, और आपको बैंक भी नहीं जाना, ऐप में ही जाइए और तुरंत आपके जो अकाउंट वो पैसा ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं, और फिर भी कुछ लोग जो है वो बीजेपी को और मोदी जी को जो है गलियाने से बाज आते नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हो, इन एहसान फरामोशी का। निवेश योग्य यानी कि इन्वेस्टेबल बनाए गए अदृश्य आर्थिक गतिविधियां पहली बार डेटा पॉइंट्स में बदल चुकी है। और देखो ये बड़ा चमत्कार है। सिंगापुर, फ्रांस, यूआई ने सिंगापुर, फ्रांस और यूएई जैसे देश जो है वो यूपीआई को जो है अपना रहे हैं, किसी दबाव में नहीं, बल्कि आज दुनिया जो है मान रही है कि जो यूपीआई है उसको हैक करना और उसका जो डेटा है उसको चुरा पाना नामुमकिन है। तो अब जो है विश्वास जम चुका है। ब्राजील ने यूपीआई के जो आर्किटेक्चर को देख करके ही खुद का जो है पिक्स नाम का एक सिस्टम जो है उसको डेवलप किया है। भारत इस तकनीक को गुप्त नहीं रखे हुए है। भारत ने देखो सोर्स कोड तो किसी के साथ साझे नहीं किए हैं, लेकिन ना ही एपीआई जो होते हैं वो साझा किए हैं, बल्कि भारत ने जो है टेक्नोलॉजी को जो है जरूर साझा किया है, बल्कि खुले सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की तरीका से भारत जो है इसका प्रयोग कर रहा है। देखिए अब ये जो वीजा थे या मास्टर कार्ड थे, ये क्या थे, इस तरीका के टोल टैक्स बने हुए थे। आप जानते हैं ना, रोड पे जाते हैं तो ये टोल टैक्स वसूलने वाले जो थे, आज यूपीआई ने क्या कर दिया है, ये टोल टैक्स जो है वो पुराने हो चुके हैं और सड़क जो है ये खुल चुकी है। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अब आपको प्लास्टिक कार्ड नहीं लेना है, आपको 3 से 3.5 5% का क्या है, इनको मुनाफा नहीं देना है। तो वीजा कार्ड के और ये जो मास्टर कार्ड है, जो भी इन्होंने 60 वर्षों में जो अपनी छवि बनाई थी, या जो भी एक इकोसिस्टम डेवलप किया था, भारत के जो यूपीआई ने उसको एक ही झटके में तोड़ दिया है। यह बैंक से दूसरे बैंक में जो है आसानी से जोड़ पाता है, बिचौलिए जो खत्म हो चुके हैं, कार्ड नेटवर्क जो है उसका बिजनेस जो है बिल्कुल जो है तोड़ डाला है यूपीआई के द्वारा। और ये एक बड़ी बात है। देखिए दोनों जो प्रश्न थे मैंने आपको बताया था, उसे भी देखिए। ऐप बनाम प्रोटोकॉल, यूपीआई एक वॉलेट गार्डन ऐप नहीं है, बल्कि एक ओपन सड़क है। यानी कि पहले वाले जो प्रश्न का आंसर आपको मिल गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, किराया बनाम सार्वजनिक वस्तु, यह पुराने टोल बूथ बिचौलिए को हटा करके शून्य लागत का जो है वो मॉडल स्थापित करता है। 2030 तक यूपीआई को सालाना 1 ट्रिलियन, मैंने जैसा शुरू में बताया था, इसका जो लक्ष्य है वो 1 ट्रिलियन तक इसके जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाएंगे, $1 ट्रिलियन। तो आप सोचिए कि किस तरीका से जो है भारत आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप जो है मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर के 400 से 500 रुपए में आप एक मॉड्यूल खरीद सकते हैं किसी भी विषय का, और जब यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे तो आप जाकर के हम यहाँ पर लाइव क्लास लेंगे। यानी कि रिकॉर्डेड नहीं होगा, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं चलेगा, सब लाइव होगा, एकदम अपडेटेड होगा, और बिल्कुल डायनामिक होने वाला है। तो वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।